नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखने के एक नए एपिसोड में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं काल सर्पयोग के बारे में। जी हाँ, जैसे कि नाग पंचमी कल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। सर्पों का हमारे भारतवर्ष में विशेष महत्व है, नागों का, सर्पों का, जिन्हें हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक देवता के रूप में माना जाता है, एक देवतुल्य माना जाता है। जहाँ पर एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी जिनका नाम कद्रू था, उनसे ही नाग वंश की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में एक देवता का दर्जा मिला हुआ है। उन्हीं नाग सर्पों को जो है हमारे यहाँ पूजा की जाती है, उनको देवता तुल्य माना जाता है। तो उसी विषय को लेकर के मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ ज्योतिष के ऊपर, जो कि कुंडली में सर्वविदित है, हर कोई जानता है कुंडली में काल सर्पयोग के बारे में। तो आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ कि कुंडली में काल सर्पयोग क्या होता है, कैसे बनता है, वह कितने प्रकार का होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं और उसकी निवृत्ति क्या होती है। इन विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो साधारण तौर पर अगर हम काल सर्पयोग की बात करें मित्रों, जैसे कि नाम से भी विदित है, काल और सर्पयोग। काल का मतलब होता है समय और सर्प का मतलब होता है सर्प जैसी आकृति। तो कुंडली में काल सर्पयोग की जो परिकल्पना की गई है कि जब हमारी जनपत्री में, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। उन 12 भाव और 9 ग्रहों में राहु केतु का जो विशेष महत्व होता है, राहु और केतु के बाकी 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, यानी अंदर। जैसे कि इस कुंडली में दिखाया गया है, यह मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न में राहु बैठे हैं और तुला जो राशि है वहाँ पर केतु बैठे हैं, और बाकी सभी ग्रह सूर्य, बुध, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 के 7 ग्रह राहु और केतु के अंदर आ गए हैं, मतलब एक पक्ष में आ गए हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में, किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में ऐसी स्थिति होती है तो उसे काल सर्पयोग वाली कुंडली कहते हैं। अब हम बात करेंगे मित्रों काल सर्पयोग का मतलब है। सर्प का मुख हमारे भारतीय ज्योतिष में जो है, राहु को जो है सर्प की संज्ञा दी गई है, और केतु को मतलब सर्प की संज्ञा, और केतु को उसके सर्प की पूंछ की संज्ञा, यानी राहु को सर्प का मुख कहा गया है और केतु को सर्प की पूंछ। अब यहाँ पर हम बात करें अगर जो सभी 7 ग्रह इन जन्मपत्री में राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं, यानी एक गोलार्ध जो होता है, एक पक्ष होता है कुंडली के राहु और केतु के पक्ष, क्योंकि राहु केतु जो है तो समानांतर एक दूसरे के कुंडली में बैठते हैं, 7वें घर में रहते हैं, और जब सारे ग्रह इनके एक पक्ष में आते हैं, या तो इस पक्ष में या तो इस पक्ष में, तो वहाँ पर काल सर्पयोग का कुंडली में सृजन हो जाता है। और सारे जो ग्रह होते हैं वह इनके बंधन में होते हैं, राहु और केतु के। मतलब कि ऐसी अवस्था हो जाती है कि जो भी स्थिति परिस्थिति होती है, वहाँ पर कोई भी ग्रह इस काल सर्पयोग को काट नहीं पाता, और उस काल सर्पयोग के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति जो होता है आसक्त हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता, और अपने जीवन काल में परेशानियों को भोगता है, विपत्तियों को उठाता है, दुर्भाग्य को देखता है। अब हम बात करेंगे तो काल सर्पयोग 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक उदित होता है, अनुदित होता है। उदित काल सर्पयोग जो होता है मित्रों, यहाँ पर
प्रकार होते हैं। उदित में यह होता है कि जब राहु केतु के इस पक्ष पे, मतलब यहाँ से सातवां अगर दिया जाए, सूर्य बुध चंद्र मंगल गुरु शनि शुक्र यदि 8 9 10 11 और 12वें भाव में आते हैं, तो ऐसे जो काल सर्प योग की पत्री होती है उसे हम उदित काल सर्प योग कहते हैं। इस प्रकार के काल सर्प योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह व्यक्ति अपने जन्म काल से ही काल सर्प के योगों के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करता है। दूसरे प्रकार का जो काल सर्प योग होता है मित्रों, वह अनुदित होता है। यानी किसी जन्मपत्री को अगर हम ले लें तो यथास्थित जैसी यहाँ पर लिखी हुई है कि सारे ग्रह जो है राहु और केतु के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठ भाव में है, यानी कि इस तरह का कुंडली के अनुदित भाव में है। तो ऐसे काल प्रयोग अगर आपकी जन्मपत्री में है, किसी भी जन्मपत्री में होती है तो उसे अनुदित काल सर्पयोग कहते हैं, यानी कि जो अभी उदित नहीं हुआ है। ऐसे काल सर्पयोग में राहु के गोचर में जब कोई ग्रह आता है या केतु के गोचर में आता है, कोई प्रभाव में कोई ग्रह आता है, तो उस व्यक्ति को विशेष रूप से आपको कष्ट या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें जो है उदित वाली जो काल सर्पयोग की कुंडलियाँ होती हैं, वहाँ पर काल सर्पयोग का विशेष जो है प्रभाव देखा जाता है बजाय कि अनुदित के। अब हम बात करेंगे मित्रों काल सर्पयोग के जो होता है एक्चुअली में वैज्ञानिक भाषा में होता क्या है, राहु केतु की परिकल्पना कैसे करते हैं, पहले वह बता देता हूँ। तो क्या होता है कि जब पृथ्वी अपनी परिभ्रमण कक्ष में घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, और चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की जो परिभ्रमण कक्षा होती है, वहाँ पर जिस इंसेक्टर पॉइंट होता है, यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा को काटती है, चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की परिभ्रमण कक्षा एक दूसरे को काटती है, उस पॉइंट को हम राहु कहते हैं। यानी नॉर्थ गोलार्ध में राहु होता है और साउथ गोलार्ध के जो इंसर्शन पॉइंट होता है, कटिंग वाली जगह जहाँ परिभ्रमण कक्षा कटती है, उसको हम केतु कहते हैं। और इन ग्रहों की जो छाया ग्रह कहते हैं, यानी छाया ही होती है, कोई इनका वास्तविक राहु केतु का जो है सौर मंडल में कोई अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। यानी यह जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो राहु कहलाता है नॉर्थ वाला, और जो साउथ वाला होता है वो केतु कहलाता है। इनकी जो छाया हमारे पृथ्वी पड़ती है, जब ये कटिंग करती है एक दूसरे को, तो उसकी जो छाया बनती है सूर्य की छाया, तो इन चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है। जब कटिंग होती है चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है, तो वह छाया राहु होता है नॉर्थ गोलार्ध में, और वही छाया जब साउथ में कट इंसर्शन पॉइंट होता है, उसकी छाया जब हमारे पृथ्वी बनती है चंद्रमा की छाया, तो वह केतु कहलाती है। तो यह होता है वैज्ञानिक रूप से राहु केतु का अस्तित्व। अब मित्रों बात करेंगे इसी में काल सर्पयोग जो होता है कितने प्रकार होते हैं। तो प्राचीन जो मनुष्यों ने काल सर्पयोग को बताया है, वह विशेषतः मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं, और वह क्रमशः लग्न भाव से शुरू होकर के और आपके 12वें भाव तक बनते हैं। 12वें भाव से यहाँ पर उनकी स्थिति प्रथम भाव में राहु केतु और सप्तम भाव में प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु भी होती है। इसी प्रकार हम बात करेंगे जो 12 प्रकार के योग बनते हैं, उनमें हम बताएंगे कौन कौन से होते हैं आपको। जो प्रथम होता है वह होता है अनंत काल सर्पयोग। अनंत काल सर्पयोग कुंडली कैसे बनता है, तो जैसे आप ये पत्री में देख सकते हैं, ये निकलनी पत्री है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप राहु प्रथम भाव में है, केतु सप्तम भाव में है, और सभी ग्रह जो है उनके अंदर बैठे हुए हैं, सातों के सातों ग्रह एक पक्ष में हैं, तो इसको कहेंगे हम अनंत काल सर्पयोग। तो ऐसे काल सर्प में जो व्यक्ति पैदा होता है मित्रों, वह व्यक्ति जो होता है अपने जीवन काल में स्वकर्मों को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है, अपने शरीर भाव को लेकर चिंतित रहता है, अपने भावों को लेकर चिंतित रहता है, अपने जय भाव को लेकर, मतलब अपने व्यवसाय और अपने पार्टनर जो है उसको लेकर के चिंता उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। अब इसके बारे में इसके बाद जो दूसरा काल सर्पयोग है वह है कुलिक काल सर्पयोग।
जहाँ पर राहु केतु की स्थिति कुंडली में, राहु की स्थिति द्वितीय भाव में और केतु की स्थिति अष्टम भाव में होती है, और बाकी सभी ग्रह इनके इस पक्ष में होते हैं, 3 से लेके 7वें ग्रह में, या यहाँ से 9 में से लेके पहले ग्रह में 7 सभी ग्रह होते हैं। तो उसमें जो काल संयोग बनता है यानी द्वितीय और अष्टम भाव को लेकर के, उसको कहते हैं हम कुलिक काल संयोग। ऐसे जो जन्म पत्रिका होती है जहाँ पर कुलिक काल संयोग होता है, वहाँ पर व्यक्ति होता है उसके विशेष रूप से जो अपने कुटुंब के बारे में वो चिंतावान रहता है, चिंतित रहता है, कुटुंब को लेकर उसके हमेशा समस्या बनी रहती हैं, परेशानियाँ बनी रहती हैं, और धन को लेकर उसके जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है। वह कितना भी धनवान व्यक्ति हो, किंतु उसके पास जो है नगद रुपए या बैंक बैलेंस हमेशा कमी बनी रहती है। उसके जेब पैसा तो आता है लेकिन पैसा उसके पास टिकता नहीं है। मित्रों, धन के बारे में बड़ी चिंता होती है, और आपका जो है उसके विद्या अध्ययन में, उसकी वाणी में थोड़ा सा खोट होता है, वाणी दूषित होती है उसकी, तो इस प्रकार की समस्या उसके जीवन में बनी रहती है। तीसरे प्रकार का जो काल सर्पयोग का मित्रों वह है वार्षिकी काल सर्पयोग। वार्षिक काल सर्पयोग का सृजन कैसे होता है? जब राहु या केतु तीसरे भाव और 9वें भाव में स्थित होता है, और बाकी सभी ग्रह या तो उदित पक्ष में हो, 7 ग्रह, या अनुदित पक्ष में हो, तो ऐसे स्थिति में वार्षिकी नामक काल सर्पयोग का कुंडली में सृजन होता है, जहाँ पर व्यक्ति को विशेष रूप से अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधियों को लेकर के हमेशा कष्ट का अनुभव होता है, कष्ट की परेशानियां बनी रहती हैं। अपने पराक्रम, अपने बल पर उसको हमेशा संदेह रहता है, उसका जो है मनोबल हमेशा कमजोर रहता है। वह किसी भी कार्य को करने में बहुत सोचता है, उसको एक भय सा बना रहता है कि क्या मैं यह कार्य कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसके अपने सहोदरों से भय बना रहता है मित्रों। उसको अपनी वाणी में जो है पूरा विश्वास नहीं हो पाता कि मैं किसी कार्य को अच्छी रूप से बोल पाऊंगा, उसके प्रेजेंटेशन में खोट होती है तो उसको जो है इस प्रकार की समस्याएं ग्रसित रहती हैं। वह इन सब चीज़ों से चिंतावान रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो योग बनता है वह वार्षिक काल सर्पयोग बनता है। इसके बाद आता है संघपाल नाम काल सर्पयोग। तो संघपाल चौथा प्रकार का है, जहाँ पर राहु केतु कुंडली में स्थिति होती है 4थे और 10वें स्थान पे। 4थे स्थान पर राहु और 10वें स्थान पर केतु हो। बाकी सभी ग्रह जो है या तो ऊपर वाले पक्ष में सभी ग्रह साथ में हो, या नीचे वाले पक्ष में भी 5, 6, 7, 8, 9वें घर में हो। तो ऐसी स्थिति में जो संघपाल नाम का काल सर्पयोग बनता है। ऐसी स्थिति मित्रों, माता को लेकर व्यक्ति को अपने सुख, वैभव, साधन, वाहन, मकान आदि को लेकर व्यक्ति चिंतावान रहता है। वह व्यक्ति जो ऐसा होता है वह अपने ग्रह ग्राम में जो है रुक नहीं पाता। वस्तः अगर ये विविध प्रकार का काल सर्पयोग हो तो उस काल सर्पयोग की स्थिति मित्रों और राहु की दशा चल जाए तो व्यक्ति जिस स्थान पर पैदा होता है वह अपने जो होता है जिस स्थान पर उसकी पैदाइश होती है वह उस स्थान पर रह नहीं पाता, वह कहीं और जगह पर रहता है। यानी कि उसका कह सकते हैं कि उसका जो लालन पालन होता है कहीं और पर होता है, जिस स्थान पर पैदाइश उसके अलावा। तो ऐसी इस काल सर्पयोग की स्थिति में जो मित्रों उसको माता से, वाहन सुख से, अपने नौकरों चाकरों से को लेकर के बड़ी परेशानी होती है। अपनी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर परेशानी होती है मित्रों। अब आइए हम देखते हैं 5वें प्रकार का। जो 5वें प्रकार का काल सर्पयोग हुआ पद्म काल सर्पयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि राहु की स्थिति 5वें स्थान पे, केतु की स्थिति 11वें स्थान पे हो और सभी ग्रह जो है या तो ऊपर पक्ष में हो या नीचे वाले पक्ष में हो 7 साल में। तो ऐसी स्थिति में जिस काल सर्पयोग का सृजन होता है उसे हम पद्म काल सर्पयोग कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति का काल सर्पयोग बनता है मित्रों, वहाँ पर 5वां व्यक्ति को जो अपने विद्या अध्ययन को लेकर के बड़ी समस्या आती है मित्रों। वह जो है किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं बना पाता मित्रों। उसे जो है अपने जीवन में, अपने अध्ययन में कई मरतबा असफलता का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को जो है अपने प्रेम भाव में धोखा खाना पड़ता है मित्रों। उसका जीवन जो है संतति को लेकर उसे विशेष रूप से समस्या होती है। अपने बच्चों को जो पुत्र संतति होती है
उसको लेकर के वह काफ़ी चिंतित रहता है। संतति होती ही नहीं है और अब होती है तो वह उसके लिए एक समस्या या पीड़ा का कारण होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, छठवें प्रकार का काल सर्प जो है वह पद्म नाम काल सर्प कहलाता है मित्रों। ऐसी स्थिति में जहाँ पर राहु की स्थिति छठे भाव में हो और केतु के 12वें स्थान पे या 12वें स्थान पे केतु के राहु के छठे स्थान पे स्थिति हो और बाकी सभी ग्रह या तो ऊपर वाले पक्ष में हो जाए या उनके नीचे वाले पक्ष में भाव में आ जाते हैं, तो ऐसे में जो है महापद्म नाम का काल सर्प योग का सर्जन होता है। ऐसी स्थिति में मित्रों जो व्यक्ति होता है उसमें जो है अपने जीवन में जो है हमेशा शत्रुओं का भय बना रहता है मित्रों, गुप्त शत्रुओं का भय बना रहता है। वो शत्रुओं से बहुत प्रताड़ित रहता है, उसे जो है हमेशा कोर्ट कचहरी मुकदमों की चिंता बनी रहती है मित्रों। उसे जो है हमेशा ऋण जो होता है वह ऋण लिया हुआ होता है वो चुका नहीं पाता, उसे कहीं से कर्ज की प्राप्ति नहीं होती मित्रों, उसे मामा पक्ष से तकलीफ और परेशानी होती मित्रों। तो इस प्रकार के योग में कुछ विशेष प्रकार की ऐसी परेशानियां उसे जीवन काल में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं 7वें प्रकार का काल सर्प, जिसे तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। यहाँ पर राहु केतु की स्थिति 7वें स्थान पे राहु की और पहले स्थान पे केतु की, या 7वें स्थान पे केतु पहले स्थान पे राहु की हो जाती है। तो इस प्रकार से जो योग बनता है, अब बाकी सभी ग्रह एक पक्ष में हो जाते हैं, राहु केतु के उदित या अनुदित पक्ष में होते हैं, तो वहाँ पर तक्षक नामक काल सर्प योग की सृष्टि होती है। ऐसे योग में व्यक्ति को हमेशा जो है अपने साझेदार पार्टनर को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है। अगर हम बात करें वैवाहिक संबंध में तो उसकी पार्टनर से कभी नहीं बनती, हमेशा विक्षोभ बना रहता है, विचारों में मनमुटाव रहता है, जिसकी वजह से वह एक साथ नहीं रह पाते हैं। दूसरा साझेदार उससे कभी नहीं बनती मित्रों, अगर वह साझेदारी का व्यवसाय करता है तो वह कभी भी सफल नहीं हो पाता। दूसरा उसकी स्वयं अपने ही व्यवसाय में जो है मित्रों स्थानांतरण की स्थिति बनी रहती है, वह किसी भी एक व्यवसाय में कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वह नित्य नया व्यवसाय करता है और बदलता है और उसे जीवन में किसी प्रकार की कभी इस समस्या जो है व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पाती। वह शारीरिक रूप से भी पीड़ित रहता है और चिंतित रहता है। तो यह है 7वें प्रकार के काल सर्प योग का प्रभाव। तो हम बात करेंगे 8वें प्रकार के काल सर्प योग का क्या प्रभाव हो सकता है। कारकोटक नाम का एक काल सर्प योग होता है, यहाँ पर राहु की स्थिति 8वें स्थान पे और केतु की स्थिति दूसरे स्थान पे होती है मित्रों। यह राहु की केतु के यहाँ पर और राहु की दूसरे स्थान पे और बाकी सभी ग्रह उदित या अनुदित भाग के होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ 8वें ग्रह में जो होता है व्यक्ति, वो हमेशा जो उसे अपनी मृत्यु का, पीड़ा का, कष्ट का भय बना रहता है मित्रों। वह हमेशा जो है अपने शरीर को लेके या किसी पर्टिकुलर बीमारी या रोग व्याधि को लेकर चिंतित रहता है मित्रों। वह व्यक्ति जो होता है, हम ससुराल पक्ष की बात करें तो अपने ससुराल पक्ष से सबकी निशान बन रहती है, ससुराल पक्ष से उसको कोई पटरी नहीं खाती। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो बगैर कमाया हुआ धन को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, उसके पीछे भागते हैं और अनाज की हानि को उठाते हैं। और जो होता है ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु जो होती है, मृत्यु भी जो होती है अकाल मृत्यु भी होती है मित्रों। उसे हमेशा किसी न किसी प्रकार का डर या भय अंदर से बना रहता है। तो इस प्रकार के जो है काल सर्प योग जो होता है मित्रों, वो कारकोटक नाम का काल सर्प योग का प्रभाव होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो 9वां प्रकार का काल सर्प योग है, वह शंखचूड़ नाम का काल सर्प योग है। शंखचूड़ जहाँ पर 9वें स्थान पर और तीसरे स्थान पर राहु और केतु की स्थिति होती है और बाकी सब ग्रह 7 ग्रह उदित या अनुदित भाव में यानी इनके एक पक्ष में चले जाते हैं, तो वहाँ पर शंखचूड़ नाम का सर्प योग की सृष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है मित्रों, यह व्यक्ति जो होता है इन्हें यात्रा में कष्ट होता है मित्रों, इन्हें पिता से कष्ट होता है मित्रों। ये धर्म के प्रति जो है तो नास्तिक होते हैं मित्रों और इन्हें जीवन में हम जो है क्या कह सकते हैं कि यह भाग्यशाली व्यक्ति नहीं होते मित्रों। भाग्य का जो उन्हें कभी साथ नहीं मिलता। ये चाहे जीवन में कितनी भी तरक्की उन्नति कर ले, काम कर ले, लेकिन यह हमेशा ऐसा महसूस करेंगे कि भाग्य का कभी जो है साथ विशेष रूप से नहीं मिलता और हर काम में यह सफलता को प्राप्त करते हैं मित्रों। तो यह होता है शंखचूड़ काल सर्प योग का विशेष प्रभाव। अब इसके बाद जो 10वां
जो है वो काल सर्प योग है, वो घातक नाम का काल सर्प योग है, जो इसकी स्थिति होती है जब 10वें स्थान पर राहु और 4थे स्थान पर केतु हो जाए। तो 4थे स्थान पर राहु, 10वें स्थान पर केतु हो जाते हैं मित्रों। बाकी सभी ग्रह या तो उदित पक्ष वाले भाव में हो जाए, अनुदित पक्ष वाले भाव में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो काल सर्प का घातक नाम का ऐसा व्यक्ति जो होता है मित्रों, उसको जो होता है अपने जो कार्य क्षेत्र में कभी उन्नति और तरक्की नहीं मिल पाती। वह इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता है और परेशानी रहता है। जिस स्थान पर वह कार्य करता है वहाँ पर उसे हमेशा परेशानी और कठिनाइयों का सामना करता है अपने कार्य क्षेत्र में। उसे यथा संभव जितना वह प्रयत्न करता है उसे वह प्रतिफल भी नहीं मिल पाता, और जीवन में जिस भी मान सम्मान या अधिकार की वो चाहत रखता है वह उसे भोग नहीं पाता मित्रों। प्लस पिता को लेकर के वह हमेशा व्यक्ति चिंतित रहता है मित्रों। तो ऐसे काल सर्प योग का प्रभाव उसके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से देखा जाता है, जहाँ पर वह अपने जो है कार्य क्षेत्र को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। इसके बाद आता है तो 11वां, जिसे विषधर नामक काल सर्प योग कहते हैं। विषधर नामक काल सर्प योग, यहाँ पर राहु की स्थिति 11वें भाव में और केतु की स्थिति 5वें भाव में, या राहु की स्थिति 5वें भाव में और केतु की स्थिति 11वें भाव में होती है। और बाकी सभी ग्रह एक पक्ष में हो जाते हैं, तो एक गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध हो जाते हैं। वहाँ पर आपका विषधर नामक काल सर्प योग की सृष्टि होती है। ऐसे योग में जन्मा व्यक्ति जो होता है हमेशा जो है अपने लाभ को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर जो है हमेशा जो है असंतुष्ट रहता है मित्रों। उसे ऐसा लगता है कि जीवन में वह जो भी चाहता है उसे कभी वह मिलता ही नहीं, और जब मिलता है तो बड़ी परेशानियों के बाद मिलता है। वह अपने जो सहोदरों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने चचेरे ममेरे जो है भाइयों से उसे हमेशा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे हमेशा धोखा मिलता है मित्रों, वह कष्ट में रहता है। उसे जो है एक लाभंग नाम का योग भी होता है, जहाँ पर वो जो भी कार्य करता है उसे यथेष्ट लाभ की प्राप्ति भी नहीं होती। तो ऐसे काल सर्प योग का यह प्रभाव होता है। इसके बाद जो लास्ट और अंतिम काल सर्प योग है वह है शेषनाग काल सर्प। शेषनाग काल सर्प योग के सृजन कैसे होता है मित्रों? राहु का 12वें स्थान में बैठ जाना, केतु का 6ठे स्थान में बैठ जाना, और बाकी सभी ग्रहों का किसी एक पक्ष में राहु के हो जाना, उदित पक्ष में या अनुदित पक्ष में अंदर हो जाना। तो ऐसी स्थिति में जो काल सर्प योग सृजन होता है उसे हम शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। जहाँ पर व्यक्ति को जो होता है हमेशा मिलते हुआ एक भय से ग्रसित रहता है। वह अगर किसी यात्रा पे जाता है तो भयभीत रहता है, वह कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो भयभीत रहता है। उसे जो है हमेशा कोर्ट कचहरी कानून के मामलों में प्रताड़ना रहती है, यहाँ तक कि अगर विशेष ग्रह योग खराब हो तो उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। तो ऐसे काल सर्प योग का प्रभाव ऐसा होता है। इसके बाद अगर हम जब काल सर्प योग की विवेचना करते हैं तो वहाँ पर सर्वप्रथम हमको किन भावों को लेकर के, किन भावों में राहु और केतु की स्थिति होती है और उन भावों के भावेश की स्थिति कैसी है, प्लस उन भावों में पढ़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को, प्लस लग्नेश की स्थिति को विशेष रूप से देख लेना चाहिए। तभी हम जो है काल सर्प योग के द्वारा पढ़ने वाले कुछ प्रभावों का उचित विवेचन कर सकते हैं। तो यह तो रहा मित्रों 12 प्रकार के काल सर्प योगों का वर्णन। अब काल सर्प योगों को 12 राशि और 12 भावों को हम बात करें तो यह 144 प्रकार के हो जाते हैं। 144 प्रकार के बाद भी अगर हम बात करते हैं उदित और अनुदित को जोड़ देते हैं तो 288 प्रकार के काल सर्प योग जो होते हैं कुंडली में घटित होते हैं। तो इसके बाद अगर कोई भी ग्रह जो होता है बाहर निकल जाता है तो वह अगर इन राहु केतु की जो परिभ्रमण से बाहर निकल जाता है तो उसको हम आंशिक काल सर्प योग की संज्ञा देते हैं। कुंडली में आंशिक काल सर्प योग भी होता है। इसके बाद हम बात करें अगर तो जो ओवरऑल काल सर्प योग जो कुंडली में प्रकार होते हैं वो 3452 प्रकार के होते हैं मित्रों। इन्हीं 12 प्रकारों जो 12 प्रकार के होते हैं 12 भावों में और उनकी 12 राशियों में जो होती है विभिन्न स्थितियों को देख करके अगर वर्णन किया जाए तो वह जो काल सर्प योग प्रकार बनते हैं वो 3452 प्रकार के बनते हैं, यानी उसकी विवेचना हम अलग अलग कर सकते हैं। अब ये तो रहेगी काल सर्प योग की बात मित्रों।
अब काल सर्प योग तो ठीक है मित्रों, लेकिन काल सर्प योग का जो निदान की अगर हम बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग हो तो वो उसे करना क्या चाहिए। तो मुख्य रूप से देखा जाएगा तो सबसे प्रथम तो आप पहले किसी भी जो विद्वान ज्योतिषी हो उसको आप अपनी जन्मपत्री दिखाएं और काल सर्प के योगों को या प्रभावों को जो है अपनी कुंडली में देखें कि वह कैसा है, उसका प्रभाव क्या है, उसके फलस्वरूप आप जो है उपाय करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। सामान्य रूप से आप जो है मित्रों शिव आराधना कर सकते हैं और आप जो काल सर्प में आप नाग नागिन का जोड़ा बना करके चांदी का जल में प्रवाहित कर सकते हैं। आप जो है राहु का जो है 28,000 जो है जाप कर सकते हैं, जहाँ पर आप प्रत्येक बुधवार को करीब या वृक्ष की प्रदक्षिणा कर सकते हैं। करीब 300 दिन आप प्रदक्षिणा करते हैं, अगर 108 प्रदक्षिणा किसी वट की कर सकते हैं, या आप 72,000 राहु को जाप कर लें तो ऐसे में भी काल सर्प योग का निदान आंतरिक निदान तो हो जाता है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो काल सर्प योग की जो पूजा होती है मित्रों वह त्र्यंबकेश्वर में होती है, जहाँ का विधान ही है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ एक पिंडी रूप में विराजमान है। जो शास्त्रों के विधान अनुसार जिस भी व्यक्ति कुंडली में काल सर्प योग होता है उसे उस काल सर्प योग की निवृत्ति के लिए विधि पूर्वक जो है उस पर्टिकुलर स्थान यानी त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में विशेष रूप से जो है जा कर के और जो रुद्राभिषेक करा करके और जो विधिवत पूजन होता है करके उसका निवारण किया जा सकता है। तो यह है मित्रों काल सर्प योग के ऊपर आज का वीडियो। तक के नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। आपको अपने जन्मपत्री के संबंध में या काल सर्प योग के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे मेरे इस वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।